मेन लीड में हूँ कि मान लो आप डीएम है, मान लो आप एक कोऑपरेटिव गवर्नेंस मतलब एक कॉर्पोरेट निकाय में आप अधिकारी हैं, मैक्सिमम केस स्टडी से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा 6 केस स्टडी अभी पिछले 5 साल के साथ, ठीक है। और बहुत आसान है उनको आइडेंटिफाई करना। और कुछ एक कीवर्ड में अगर आपको कहूँ कि कुछ एक कीवर्ड पहले से ही फिक्स है, तो उन कीवर्ड्स को क्या कर सकते हो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो कि ये कीवर्ड मेरे हैं, इनको मुझे प्रिपेयर करना है और इनको मुझे वहां पे क्या करना है, रिटाइन करना है, ताकि मैं अभी कुछ एक चीजें डिस्कस करूंगा तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक चीज तो आएगी आपकी कौन सी, एक्टर रोल बेस्ड केस स्टडी, ठीक है। आई होप कि आवाज क्लियर हो रही होगी, आ रही होगी ना। आज तो पहले से काफी दिनों से तो बेहतर क्लास आवाज आ रही होगी, क्योंकि आज ईयरफोन मैंने लगा लिया है फाइनली, ठीक है। तो दूसरी चीज हमको क्या करनी है, दूसरी चीज हमको ये देखना है कि सामान्य जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड 5-6 ही सर्टेन एरियाज हैं, और उन 5-6 सर्टेन एरियाज के लिए हमको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरा हमको प्रेजेंटेशन के लेवल पर काम करना है, और तीसरा हमको कंक्लूजन। बहुत सारे बच्चे कंक्लूजन नहीं लिख रहे हैं, आपकी ही कॉपियों का मैं बता रहा हूँ कि काफी लोग कंक्लूड नहीं कर रहे हैं केस स्टडी को। केस स्टडी को कंक्लूड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है। और वहां पे डिसीजन मेकिंग दिखाना है आपको कि इस तरीके से बाल श्रम की समस्या का समाधान ना केवल होगा बल्कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 24 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। एक तरीका ये हो सकता है। अब मैं बात कर सकता हूँ डिफरेंट टाइप के इंट्रोडक्शन और डिफरेंट टाइप के कंक्लूजन जो हम लोग केस स्टडी में यूज करेंगे, ठीक है। एक पीडीएफ आप लोगों के पास आई होगी, उसको मैं एक मिनट, हाँ ठीक है। पहले थोड़ा सा यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इसमें प्रायोरिटी क्या करना है कि जितने भी चीजें हैं, जैसे रोल बेस्ड, रोल आधारित केस स्टडी, इसमें क्या करेंगे कि आपको एक अधिकारी बना देंगे। उसके बाद आपको, जैसे कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड था, ठीक है, आप डीएम है। अब आपको कुछ एक चीजें तो क्या करनी है। एक तो आपको मैंने 3 पेज बनाने के लिए दिए थे, ठीक है। 3 पेज बना लिए थे आपने कि 3 से 4 पेज इथिक्स के कीवर्ड्स बेस, ठीक है। बनाने के लिए बोला था ना मैंने लास्ट क्लास में कि 3 से 4 पेज आपको जितने भी कीवर्ड्स है, जितने भी सिद्धांत है, हानि सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत है, उपयोगितावाद है, मतलब यूटिलिटेरिज्म है, जस्टिस थ्योरी है, मील है, बेंथम है, प्लेटो है, इनका क्या है कंट्रीब्यूशन, उसकी एक एक परिभाषा एक एक लाइन में आपको 3 से 4 पेज में बनानी थी। तो आई होप कि वो बना चुके होंगे। अब वो तो हो गया अपना जीएस वाला मटेरियल। केस स्टडी में मैं कुछ एक एस्पेक्ट आपको वो गिनवाऊंगा। उसमें क्या करना है, आपको एक का एग्जांपल देके मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी का आप खुद बनाओगे। और फिर भी एक बनाने के बाद मेरे को एक बार भेज देना, उसमें जो जो मेरे को करेक्शन लगेगा, जो जो आपको सुधार करवाना होगा वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मौलिकता बनी रहनी चाहिए। मैं मेरे एंड पे तो प्रयास कर ही रहा हूँ, आपको मैं सिखा दूंगा, और वो बड़ा काम नहीं, हार्डली 15 से 20 मिनट में काम हो जाएगा आपका, है ना। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। और फिर मेरे को कुछ एक चीजें बेस्ट प्रैक्टिस लगेगी जो सबकी कॉमन आ जाएगी, उनमें से कुछ अच्छा लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन वो कोशिश करना कि जब भी आप इथिक्स प्रिपेयर करो तो 1-2 दिन में, मतलब नेक्स्ट 5 to 6 डेज में मेरे पास वो चीजें भेज दो। एक का मैं एग्जांपल दूंगा आज बाकायदा, है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब केस स्टडी में क्या क्या, पहले तो अपने को समझना है उसका एरिया क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है, पीएसयू, मैंने आपको अभी एक मैसेज किया है लास्ट में, है ना। उसमें देखा होगा मैंने 5-6 जो एरिया जो है उनको वो किया है, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या भ्रष्टाचार, ठीक है, या पब्लिक जो वर्क कल्चर है पीएसयू में या पब्लिक ऑफिस में, ठीक है, या फिर पर्सनल इश्यू से रिलेटेड कि आप कौन सी मूल्यों को प्रायोरिटी देंगे। अब मुझे ये बताओ कि केस स्टडी के लेवल पर मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि ये सेशन होगा वो मतलब 2 तरफा रहेगा, इसीलिए मैंने ईयरफोन लगाया हुआ है आज कि मैं आपके व्यूज भी जानूंगा, ठीक है, क्योंकि आई होप कि अब तो इतने मैच्योर हो गए हो कि चीजें डिस्कस कर सकते हो, है ना। देखो हितधारक, एक तो विषय वस्तु पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी टॉपिक हेडिंग देखनी है कि भाई पर्यावरण से संबंधित है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी से संबंधित है। तो वो आप जो उसका जोन है तो वो तो आप पहचान लोगे पहली चीज, क्योंकि जोन आपका इंट्रोडक्शन तैयार करेगा, ठीक है, इतना क्लियर। आप जोन पहचानोगे और उसी के बेस पे इंट्रोडक्शन दोगे 2 से 3 लाइन का,
ये 3 लाइन का। उपरोक्त केस स्टडी पर्यावरण नैतिकता से संबंधित है। यह इसका संबंध संविधान के आर्टिकल 21A के साथ आर्टिकल 48A से संबंधित है। इस संदर्भ में निम्न मुद्दे निहित है। उसके बाद हितधारक, उसके बाद नैतिक मुद्दे या नैतिक दुविधा पूछिए तो, और उसके बाद अपनी जो थ्योरी के जो कीवर्ड है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थ्योरी की जो कीवर्ड है, जो 3 पेज आप बना चुके हो, वो आपको यूज लेने ही लेने। और उसका एक आसान तरीका और मैं आज करवा दूंगा कि थीम के बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि थीम के बेस पे 5 से 6 पेज बनाएंगे, मतलब 3 पेज बनाएंगे, एक पेज एक तरफ, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, अगर पर्यावरण से रिलेटेड हमारी केस स्टडी आती है, ठीक है, तो उसके कीवर्ड हम लोग क्या करेंगे, पहले ही प्रिपेयर कर देंगे एक पेज पे। उसके इथिकल डिलेमा हम एक पेज पे पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे, इथिकल इश्यू उसके एक पेज पे पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि अगर हम मेन एग्जाम में जाएं तो हमको डायरेक्ट जो मटेरियल है उसको देने की जरूरत पड़े। आई होप कि इतना क्लियर, इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अगला क्या करना है कि भाई अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, और एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी है। एज मच एज पॉसिबल जितने मल्टी डायमेंशन आप रखोगे, आपके नंबर आने के चांस उतने ही रहेंगे, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन के लेवल पर भी मैं इसमें आपको साथ डिस्कस कर दूंगा। अब देखो ये थीम है, ठीक है। अब देखो कुछ एक थीम है, जैसे कि भ्रष्टाचार, ठीक है। कुछ एक तो रहेगी थ्योरी बेस। अब इस चीज को समझना है, यहाँ पे मैं इसको नोट्स को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पीपीटी बनाई नहीं है और इसमें मैक्सिमम चीजें हैं आसपास की, तो मैं वो इसी के साथ इंटीग्रेट करके करवा रहा हूँ। इसको मैं भेज भी दूंगा, ठीक है, नोटेड, जैसे मैं नोट करता जा रहा हूँ उसके साथ में भेजूंगा, और गंदा नहीं करूंगा ताकि आपको समझता है। थ्योरी बेस, थ्योरी बेस में क्या पूछेगा, जैसे अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण। अब वो एक बेसिक क्वेश्चन है, वहां पे आपको बेसिक जो जीएस का आप आंसर लिखते हो उसी के स्टेप वाइज आपको आर्टिकल भी लिखने होंगे, एग्जाम्पल भी लिखने होंगे, और अपने सपोर्ट आर्गुमेंट भी लिखने होंगे। ये चीज क्लियर है। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या पूछ सकता है कि जैसे EIA पूछ लिया, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्थिति दे दी और उस पर आपको डिसीजन मेकिंग करवा रहा है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आपको कुछ एक कीवर्ड्स, इथिक्स की जो शब्दावली है वो तो यूज करनी है। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो कानून वाला एस्पेक्ट है, वो भी लेके चलना है। उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ कि आप एज ए DM जाने वाले, ठीक है, आप कोई भी डिसीजन लोगे तो उसके पीछे का आर्गुमेंट तो आपके पास होना चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़ी है आज तेरे 2 चांटे मारूंगा तेरा फोन छीन लूंगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा उसके पीछे कि भाई आप ये चीज कर रहे हो या चीज नहीं कर रहे हो, इसके पीछे का आर्गुमेंट क्या है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर भ्रष्टाचार वाली केस स्टडी लिख रहे हो तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1986 आएगा ही आएगा, गोपनीयता कानून 1923 आएगा ही आएगा इस वाले में, ठीक है। RTI 2005 आएगा ही आएगा सोल्यूशन में, E-गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ये सारी चीजें आएगी ही आएगी, भ्रष्टाचार वाले सॉल्यूशन में आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो हमारा कोर पार्ट है। हालांकि मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, एक एक चीजें दो तरीके में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ एक चीजें खुद के लिए भी दूंगा। अगली वाली है कमजोर वर्ग। अगर कमजोर वर्गों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी पेपर 2 का सिलेबस उससे रिलेटेड है। आपको कंपेशन वंचित वर्गों के प्रति आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। आपका आर्टिकल 43, आपका आर्टिकल 41 कहीं ना कहीं इससे संबंधित है ही है, आपको उनको यूज करना ही करना है। अल्पसंख्यकों से रिलेटेड अगर केस स्टडी आती तो आर्टिकल 28, 29, 30 आपको यूज करना ही करना है। अगर जहां पे आदमी के अधिकारों की बात की जा रही है, आर्टिकल 32 यूज करना ही करना है, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल पार्ट है। कितना ही आप इथिकल हो जाओ, आप इथिकल तभी हो सकते हो जब आप कानून को साथ में लेके चलो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि सर हम इथिक्स में पेपर 2 पेपर 3 को यूज करें कि नहीं करें। एक्चुअली में पेपर 4 में अगर आप रैशनल पर्सन हो तो आपके पास लॉजिक और आर्गुमेंट होना चाहिए, आप इथिकल तभी हो सकते हो। इथिक्स काम करती है लॉ एंड उस पे कि भाई कहीं ना कहीं आपके पास बेसिक वो तो हो। नेचुरल जस्टिस की अगर आप बात कर रहे हो, प्राकृतिक न्याय की बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिविंग ट्री अप्रोच की बात कर रहे हो, तो आपके पास जस्टिफाई करने के लिए आर्गुमेंट एटलीस्ट हो ही हो, ठीक है। इतना क्लियर, आगे चलते हैं। अब कुछ एक चिकित्सा नैतिकता वाला, ये वाला आर्गुमेंट ना इस बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्यों? क्योंकि कुछ एक चीजें हैं जो दवा कंपनियों से रिलेटेड एक केस स्टडी आ सकती है यहाँ पे। उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो 2-4 देशों में निपटा दिए ना हम लोगों ने, ठीक है। तो वो वाला
इशू एक मुद्दा हो सकता है, तो उसके बेस पे हमको यहाँ पे रखना ही रखना है। एनवायरमेंटल एथिक्स, ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी डिनोट करा चुका हूँ। और प्रशासन से रिलेटेड कि प्रशासनिक अधिकारी हो आप, ये ही 4 से 5 थीम है जिन पे अपने को ले दे के बनानी है। ठीक है पॉइंट। अब आपको क्या करना है कि जैसे भ्रष्टाचार, ठीक है, अब अभी मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अब कुछ एक नैतिक दुविधा है। अब उनमें क्या करना है आपको मैं एक चीज बता देता हूँ ना कि आपको एक्चुअली करना क्या है कि भाई सर ये तो हो गया, पॉइंट तो आपने डिनोट करना सिखा दिया, लेकिन एक्चुअली उसमें लिखना क्या है, सवाल ये भी तो है। 1 मिनट मैंने अभी, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं कुछ एक चीजें बता रहा हूँ, एक पेज दे रहा हूँ आपको, बनाना क्या है, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, लेकिन बात ये है कि ज्यादा टाइम नहीं है तो कोई बात बड़ी बात नहीं, लेकिन जब इथिक्स रिवाइज करोगे तो 6 पेज तो बना सकते हो। 6 पेज का मतलब एक ये पेज है, तो ऐसे दोनों तरफ के 3 पेज तो बना ही सकते हो, कोई बड़ी बात डील है नहीं। ठीक है, इतना तो टाइम है आपके पास। एक पेज मैं बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसमें वैल्यू एड कर लेना। अगर मैं बात करूँ पर्यावरण की, एनवायरमेंट की, ठीक है, तो एनवायरमेंट पे आपको बनाना क्या है, ठीक है, सवाल यही तो है। अब एनवायरमेंट में आपको देखो कि आपके संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं जिनको आप यूज ले सकते हो यहाँ पे। अब कोई बताएगा मेरे को, कौन बताएगा? मैं बता देता हूँ पहले। आर्टिकल 48A, अगर जीवों से संबंधित आती है तो आर्टिकल 21, ठीक है, ये तो अपने को यूज लेने ही लेने। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या कोई और है तो मेरे को बताओ। आप मैसेज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, जो लिख नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई और आर्टिकल है तो आप उसको MC मेहता केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई केसेस है तो वो भी अपने को इसमें डिनोट करना है। अगला अगर मैं बात करूं तो कुछ एक एक्ट है क्या इससे रिलेटेड जो हम यहाँ पे यूज ले सकते हैं। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आर्टिकल 51A में भी कुछ एक प्रोविजन है, तो वहां से हम लोग उसको एड ऑन कर लेंगे, तो वो तो आपको पता ही पता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को ये अच्छी पॉइंट बताया, मेरे दिमाग से स्किप हो रखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए सिटीजन, एज ए अधिकारी होने के नाते आपका DPSP तो पूरा करना ही करना है, एज ए नागरिक होने के नाते आपको आर्टिकल 51A को भी डिनोट करना ही करना है वहां पे। ठीक है, तो 3 पार्ट तो अपना ये हो गया। अगला कोई एक्ट है क्या, उसमें है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। भाई साहब इसको रट लेना ये हमको यूज करना ही करना है जहां पे भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड इश्यू है। अब देखो यूज कैसे करना है, सवाल ये है कि आप सर ये तो सारी चीजें बता रहे, लेकिन यूज कैसे करना है। अब आप पक्ष और विपक्ष में आर्गुमेंट देते हो, ठीक है, जहां पे भी आप रोड को सीधा बोलोगे कि भाई अब मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं नियमों का अनुपालन करूंगा, और जो सड़क है जिसको पूर्व निर्धारित रास्ते से होके ही गुजारूंगा, मंत्री के कहे अनुसार उसके बंगले के बगल से नहीं गुजारूंगा, ठीक है, ये आपका कंक्लूजन एक तरीके से मान लो, ये आर्गुमेंट दे रहे हो। लेकिन वहां पे आप लिखो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए, उस सामाजिक इम्पैक्ट असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं उक्त निर्णय व्यक्तिगत हितों से परे और राजनीतिक हितों से परे मैं सामाजिक हित में निर्णय लूंगा, और कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन करते हुए उक्त जो पूर्व निर्धारित जो रास्ता है उसी का अनुपालन करूंगा। देखो मेरी दूसरी वाली बात में और पहली वाली बात में रात दिन का अंतर है, ठीक है। दूसरी वाली बात में जो कर रहा हूँ वो फैक्ट बेस कर रहा हूँ। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला हो गया। दूसरा क्या हो गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ना, 2023 वाला है, 2022 वाला है, वो हो गया कि भाई वन्यजीव संरक्षण भी करना है मेरे को, ठीक है। और अगर पशुओं से संबंधित आती है तो जो पशुओं से रिलेटेड 1860 वाला जो कानून है, क्रुएल्टी के विरुद्ध जो कानून है कि एनिमल क्रुएल्टी निषेध एक्ट करके है 1860 वाला, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। तो ये बेसिक एक्ट्स हैं जिनको आप जब भी हम लॉजिक देंगे तो उसके पीछे कम से कम ये आर्गुमेंट हमारे रहे। जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो एटलीस्ट, क्योंकि इथिकल चीजें तो हम कहेंगे ही कहेंगे, मैं बस आपको आपके फैक्ट देने के पीछे के एस्पेक्ट बता रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूं तो एक होता है मेरा दृष्टिकोण, ठीक है, या माय विजन। इस उपरोक्त स्थिति में मेरा विजन क्या है, अगर एनिमल से रिलेटेड है या फिर
जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, तो वहां पे एक चीज ये हो सकती है, ईश्वास्यम इदम सर्वम, गांधी जी का सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे गांधी जी का, ये सॉरी जैन धर्म का भी है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि भाई प्रकृति आपकी आवश्यकता पूर्ति कर सकती है, ये कंक्लूजन में जा सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ले लो या कंक्लूजन में ले लो, आपकी मर्जी। ये जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, प्रकृति आपकी आवश्यकता पूर्ति कर सकती है, आप सॉरी प्रकृति आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, आपका लालच नहीं। उसके बाद अगर आपको कंक्लूड करना है तो मिशन लाइफ ले लो, पता है ना मोदी जी का। ठीक है, ग्लासगो डिक्लेरेशन ले लो, पंचामृत ले लो। तो ये सारी चीजें तो अपने को वो एक पेज बनाना है। अभी मैं आपको क्या बात कर रहा हूं, ये तो हो गया एथिकल एस्पेक्ट, ये हो गया नॉलेज वाला एस्पेक्ट। ठीक है, उसके अलावा अपने को क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक और भी चीजें आएंगी, लाइक व्यक्तिगत मूल्य आपको यूज लेने ही लेने हैं, जैसे इंटीग्रिटी, जैसे कंपैशन, जैसे ऑनेस्टी। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिगत मूल्य हैं, आपकी कॉपी में दिखनी चाहिए, जहां पे भी आप आर्गुमेंट दो कि भाई मैं इस वर्ग के प्रति, मतलब क्योंकि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो गया, वेस्टर्न घाट खतरे में, तो आप क्या लोगे वहां पे स्थिति कि भाई जो जनजाति है ना उसके खिलाफ, उसके साथ मुझे कंपेशन वाला मूल्य भी रखना है, लेकिन मुझे ने कोड ऑफ कंडक्ट का भी अनुपालन करना है। तो दोनों को साधते हुए मैं संवैधानिक मूल्य या संवैधानिकता के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लूंगा। जो शब्दावली है आपकी उसको थोड़ा सा परिष्कृत कर सकते हो एक आप। ठीक है, अगला क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि एथिक्स का पार्ट है, और कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट 1964 वाला एक्ट, आचरण नियमावली, ये आपको जहां पे भी एनवायरमेंट वाला, क्योंकि आप एज ए अधिकारी रहोगे ही रहोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप सिविल सेवक हो तो आपके कुछ एक दायित्व है, गोपनीयता अधिनियम 1923, आपका आचरण नियम 1964, तो ये तो आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं यूज आनी ही आनी है। ठीक है, तो ये तो रही कुछ एक चीजें। अगर मैं बात करूं अगले वाले सेक्शन की कि भाई, तो ये रही चीजें बेसिक जो आपको तैयार करनी। ठीक है, एक चीज मैं और ऐड करता हूं यहाँ पे, अभी थोड़ी सी क्लास लंबी होगी लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि चीजें मैक्सिमम केस स्टडी की आज मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, रही बात एक चीज की, तो हम बात कर रहे हैं कि ये तो आपने बता दिया कि हमको प्रिपेयर क्या करना है नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, लेकिन कुछ एक चीजें जो मुझे बतानी थी कि आप केस स्टडी, ये हो गई केस स्टडी, इसका एक लिखना है अपनों को इंट्रो और एक लिखना है अपनों को निष्कर्ष। पॉइंट के फॉर्म पे तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब इंट्रोडक्शन कितने तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन में हमको क्या करना है, इंट्रोडक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, संविधान के प्रावधान से यूज कर सकते हैं। अभी हमने बाल श्रम से रिलेटेड वो चीज देखी थी, आई होप कि वो क्लियर हो गई है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं कि नैतिकता का कोई मूल्य है क्या, नैतिकता खंड कि उपरोक्त केस स्टडी खेल नैतिकता से संबंधित है, उपरोक्त केस स्टडी पर्यावरण नैतिकता से संबंधित है, उपयुक्त केस स्टडी चिकित्सीय नीति शास्त्र से संबंधित है, हिपोक्रेटिक ओथ वाला कंसेप्ट ले लो। ठीक है, इतना क्लियर। अगला एस्पेक्ट अगर मैं बात करूं कि भाई रिसेंट इवेंट, करंट वाला जो एस्पेक्ट है कि भाई अगर मॉब लिंचिंग से क्वेश्चन आता है, अगर मॉब लिंचिंग की केस स्टडी आती है तो आप एग्जांपल दे सकते हो कोई इस प्रकार की घटना हाल ही में मणिपुर या नूह में देखी गई, तो उस संदर्भ में ये केस स्टडी संवैधानिक मूल्यों के साथ हेट स्पीच XYZ, जो जीएस का जो भी पार्ट आपको उससे संबंधित संदर्भित लग रहा है, अपस्फा यूएपी उससे संबंधित है, IPC 124 जिससे भी संबंधित है उसको वहां पे उल्लेखित करो। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, तो 3 एस्पेक्ट इंट्रोडक्शन के। चौथा एस्पेक्ट हो सकता है विचारधारा। ठीक है, तो 4 तरीके से आपको इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन 2 से 2 लाइन का करना ही करना है। अगर केस स्टडी में 4 क्वेश्चन है, अगर केस स्टडी में 3 से 4 क्वेश्चन है तो हितधारक लिखना बंद कर देना, नैतिक दुविधा डिलेमा कुछ मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन के डिमांड को हिट करना। अगर केस स्टडी में 2 क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूं,
अगर के उसके बाद क्या कर रहे हैं, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कर लोगे ना इस बेस पे, इंट्रोडक्शन कर लोगे, आगे चलो कि ये इंट्रोडक्शन के आपके एस्पेक्ट है, और कोशिश करना कि 2 लाइन, 2 से 3 लाइन आपके इंट्रोडक्शन में आए ही आए, ठीक है। आगे चलो, अगला अगर मैं बात करूं तो उसके बाद अपने को केस स्टडी में दूसरा पार्ट आता है कि 2 तरीके की केस स्टडी होगी, या तो अपनी केस स्टडी में 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट होगा, या 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑलरेडी वो पूछते हैं। अगर ये वाली केस स्टडी है, अगर ये वाली केस स्टडी है तो भाई साहब इंट्रो देना, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी, सीधे आंसर लिखना है, कोई बिना काम का नाच गाना कुछ नहीं करना है, सजावट का सोचना भी मत, ठीक है। सजावट करोगे तो लुगाई भाग जाएगी, मतलब टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर अपने पास 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं तो वहां पे अपने पास डिस्क्रिप्शन रहेगा कि हम लोग क्या करें कि इसको यहाँ पे या तो हितधारक यूज कर लें या फिर नैतिक मुद्दे यूज कर लें, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे ना एक चीज और रह गई एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो मैं उसको थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ एक चीज। हाँ, भ्रष्टाचार वाली मैंने थोड़ी लिखी है तो इसको एक बार हम लोग अभी करेंगे, है ना। एक तो एनवायरनमेंट वाली में इसमें 2 चीजें और करना है, जैसे एनवायरनमेंट होगी ना तो इसमें 2 पॉइंट और बनाने। एक तो नैतिक दुविधा कौन कौन सी हो सकती है, नैतिक दुविधा क्या हो सकती है, पर्यावरण शरण, नैतिक दुविधा क्या हो सकती है, जीव हत्या, नैतिक दुविधा क्या हो सकती है कि पर्यावरण को जो एनिमल है उनको उनके अधिकारों का संरक्षण, ये नैतिक दुविधा हो सकती है। एनवायरमेंटल एंक्रोचमेंट, जनजातीय समुदायों के खिलाफ हिंसा, जनजातीय समुदाय को जो स्थानीय था उनके प्रति, जैसे अभी नॉर्थ अंडमान निकोबार में क्या कर रहे हैं हम लोग, वो बना रहे हैं ट्राई सर्विस कमांड, लेकिन वहां पे उसकी जो जनजातियां हैं उन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ रहा होगा, तो वो एक नैतिक चिंता है, और उसकी वजह से जो उत्पन्न हो रही है वो है नैतिक दुविधा, ये है नैतिक दुविधा, ये है नैतिक चिंता, ठीक है। अगर डायग्राम आ जाए तो नैतिक दुविधा क्या हो रही है कि भाई साहब हमको पूरा इंडो पैसिफिक एरिया में हमारी हेजेमनी या कहूं में सिक्योरिटी भी बना के रखनी है, और जो जनजातीय समुदाय है ओंग सेंटिनल जारवा उनका भी संरक्षण देना है, तो वहां पे डेवलपमेंट वर्सेस जो एसटी समुदाय है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनके, ये इथिकल डिलेमा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इथिकल इशू दोनों है। इथिकल इशू क्या है कि भाई आपकी नैतिक चिंता क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी नैतिक चिंता है, और दूसरी जनजातीय समुदाय उनके हित भी नैतिक चिंता है। आई होप कि ये क्लियर होगा, अब उल्टा सीधा नहीं लिखोगे, ठीक है। आगे चलो, अब मैं बात कर रहा था मेरा दृष्टिकोण, उसमें मेरा दृष्टिकोण में ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, और केस स्टडी में एक एस्पेक्ट ऐसा लिखता है या माय विजन या मेरा दृष्टिकोण, उसमें एक एक कोटेशन में आपको भी लिखा दूंगा, तो एटलीस्ट उनको यूज कर लेना और थोड़ा खुद का भी बना लेना, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलो, हाँ तो आगे चल रहे थे हम लोग केस स्टडी। सर क्या सारी केस स्टडीज में लास्ट में कोटेशन से एंड कर सकते हैं या अदरवाइज शुरू कर सकते हैं कोटेशन से? देखो कोशिश करो कि थोड़ा डाइवर्सिटी बनी रहे, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि 2 से 3, 6 केस स्टडी में आपके पास की कोटेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक में कोटेशन कर दिया तो एक में सिद्धांत डाल दो, या किसी का सिद्धांत है कि भाई उपयोगितावाद यूटिलिटेरिज्म के अनुसार ये डिसीजन कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि भाई यहाँ पे अगर आपने शुरू में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यूज कर दिए तो कंक्लूड उससे कर दो, या फिर कोई कीवर्ड है तो उससे कर दो, जैसे कि 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 फैमिली, जहां पे भी अगर इंटरनेशनल एथिक्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रखना, 2 से 3 क्वेश्चन को एक छोड़ के एक मतलब एक छोड़ के एक सेम अप्रोच अपना सकते हो, ठीक है। अब रही बात हितधारक को लिखने के तरीके की, अब मैंने ना आपको एक एथिक्स वाला डायग्राम वाला पीडीएफ सब लोगों को भेज दिया है लगभग, है ना। तो उसमें कोशिश करना कि आपको 2 से 3 में ही आप हितधारक यूज कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें कोशिश करना कि एक में तो हेक्सागोनल बना लेना, ठीक है,
ये डायग्राम हो गया। दूसरे में एक ये कर सकते हो जो कि विशाखा यादव का डायग्राम, ठीक है, भूमिका के बाद। तीसरे में क्या कर सकते हो कि भाई ये बना सकते हो, हितधारक, ठीक है, कुछ एक डायग्राम में ऑलरेडी करवा रहा हूँ, तो ये कुछ एक चीजें तो आप इंक्लूड कर ही सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन कोशिश करना थोड़ा क्लियर बनाओ जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हितधारक को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, उसमें अलग अलग रखना। अगर आप हितधारक नहीं लिख रहे, कुछ एक में नैतिक मुद्दे, नैतिक इथिकल इशू लिख रहे हो तो ये यूज कर लेना, ये यूज कर लेना, क्योंकि इथिकल इशू तो एक लाइन का ही रहेगा वैसे भी, ठीक है। हाँ, तो अब ये रही बात प्रेजेंटेशन के लेवल पर काम खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन की कोर डिमांड जो आपका ए बी सी है, और उसके बाद कोशिश करना कि निष्कर्ष तो अंतिम रूप से लिखो ही लिखो, या तो उसमें कोटेशन डाल देना, या फिर अपना कोई आर्गुमेंट है वो डाल देना, या कोई इथिक्स की आपकी थ्योरी है वो डाल देना, या कोई एक्ट है तो वो डाल देना, लेकिन अपना एक तरीके से कंक्लूड करना जो आप डिसीजन देना चाहते हो। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि मैंने धीरे धीरे बताया है कि वो सारे एस्पेक्ट तो आप कवर कर लोगे केस स्टडी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इथिकल डिलेमा, कुछ एक टाइप की इथिकल डिलेमास, ये हर जगह, मतलब हर जगह वो रहेगी। अब ये है नियम बनाम करुणा या इंटीग्रिटी बनाम करुणा, ठीक है। अगला है आत्मनिर्भरता बनाम संगठनात्मक लक्ष्य। ये कहाँ काम आएगा कोऑपरेटिव गवर्नेंस में, ये कहाँ काम आएगा भ्रष्टाचार वाले एग्जाम्पल में, या फिर आपका डिस्क्रिशनरी पावर आपको मिलेगा कि भाई एक वंचित वर्ग आपके पास आता है, उसके पास XYZ कागज नहीं है, और फिर आपको उसको योजना का लाभ देना है कि नहीं देना है, तो वहां पे ये आएगा। गोपनीयता बनाम सार्वजनिक हित, ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, जहाँ पे उसने कौन सा क्वेश्चन आया था, वो आया था ना स्नोडेन वाला क्वेश्चन आया था शायद 2021 में या उससे पहले, तो वहां पे इस टाइप का आएगा। निजी हित बनाम सांगठनिक हित, लाइक अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास निजी हित भी मेरे हैं कि भाई आप लोगों में से कुछ एक स्टूडेंट हैं जो हो सकता है मतलब मेरे इस लक्ष्य प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन निजी हित वो है कि ओवरऑल, तो ओवरऑल हित क्या है मेरे, सांगठनिक हित की मतलब विजन आय इसका ओवरऑल बेनिफिट मिले, लेकिन निजी हित भी मेरा हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं नहीं है, तो कि कुछ बच्चों को मैं ओवरऑल उसमें इंट्रोस्पेक्ट कराऊं या उनको इसमें शामिल करूं ताकि उनको लाभ मिल सके। अगला शेयर धारक बनाम हितधारक, ये कंपनी कोऑपरेटिव गवर्नेंस में ये कहाँ काम आएगा, जहाँ पे एक व्यक्ति भ्रष्ट गतिविधियों में पकड़ा गया है, और या कोई जो जो हितधारक है वो हितधारक है कंपनी को, भ्रष्ट गतिविधियों में पाया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है। अगला आज्ञाकारिता बनाम स्वायत्तता, ये कहाँ काम आएगा, जहाँ पे प्रशासन से रिलेटेड आएगी। तो ये आपको अपने अनुसार अलग जो थी 6 थीम मैंने करवाई है, 6 थीम में अपने अनुसार इथिकल डिलेमा जितने बन सकते हैं वो अपने अनुसार एक एक के लिए बना लेना। मैक्सिमम में दो तीन तो कॉमन रहेंगे, एक तो नए बना लेना खुद के कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। अगला हितधारकों का तो आपको पता है कि भाई आपको एक तो स्वयं होंगे, आप एक देखो कुछ एक तो बेसिक तो ऐसे समझो, एक तो स्वयं होगा आदमी, एक समाज होगा, एक प्रशासन होगा, ये तो कॉमन है, कोई से भी केस स्टडी आओ बताओ कौन से में नहीं आएंगे, सब में आएंगे। अब 3 तो आपके कॉमन है ही है, उसके अलावा जो भी उससे प्रभावित हो रहा है जैसे कि वंचित वर्ग, और किसी का नाम मत लिखना, कोशिश करना कि भाई XYZ पर्सन, मतलब रमेश है तो उसका परिवार, रमेश का परिवार है, रमेश का परिवार तो लिख सकते हो, लेकिन किसी जो थर्ड पर्सन है, किसी आउटर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम वगैरह मत लिखना, ठीक है। सोसाइटी तो मैं बता ही चुका, निजी संस्थान, सार्वजनिक, ये तो सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। स्टेक होल्डर तो आप अब समझ लोगे कि भाई, और कोशिश करना कि जैसे नागरिक लिखो ना तो ऐसे लिखना, जिले के नागरिक, कर्मचारी मत लिखना, जिले के सरकारी कर्मचारी, ठीक है। ऐसे तो पूरा थोड़ा सा मैं स्वयं एज ए जिलाधिकारी, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है ताकि उसको लगे कि इसने पूरा लिखा है, ठीक है। तो ये तो कि स्टेक होल्डर वाली अप्रोच, तो इतना क्लियर। इथिकल इशू मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे आपको बनाने हैं। इथिकल इशू आपने ऑलरेडी इथिक्स में पढ़ लिया होगा, एक चैप्टर है इथिकल इशू एंड इथिकल डिलेमा, है ना, टॉपिक नंबर 6 या 7 में। तो वहां पे आपने डिफरेंट टाइप के इथिकल इशू, इथिकल डिलेमा वहां पे पढ़े हैं, तो उनको इन 6 थीम के बेस पे
आइडेंटिफाई करना और यहाँ पे लिख लेना। तो आपके दोनों टॉपिक मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, वहां पे भी यहाँ पे भी। ठीक है सर, जब हितधारकों के बारे में बताना है कि प्रमुख हितधारक कौन है इनमें से, तो क्या सर हम उसमें ब्रैकेट में डाल के या कहीं साइड में डाल के उनसे रिलेटेड जो हित है उसका भी थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार टेस्ट कॉपीज में पूछा नहीं था हित, पर लिख कर क्या है कि आप इसको ऐड करें। एक्चुअली मैं इसको डिस्कस पता है मैं चाहता ना तो मेरे नोट्स में है ये चीज है ना, और मैं उसमें लास्ट ईयर तक ना ये बताता था, देखो इसको समझो, ये है हितधारक और ये है नैतिक दुविधा। पहले पिछले साल तक मैं ऐसे करवाता था इसको, ठीक है, लेकिन इस बार मैं इसलिए नहीं करवा रहा। अगर कोई आपके पास टाइम है, अगर आपकी केस स्टडी छोटी आती है तो ऐसे लिखना, हितधारक मतलब स्वयं, स्वयं के क्या है, नैतिक दुविधा, मूल्यों का संकट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, नागरिक समाज जिले का, वहां क्या हो सकता है, सामाजिक नैतिकता। नैतिक दुविधा तो है ही, बालक मतलब कुछ भी। तो पहले मैं लिखता था कि भाई हितधारक क्या है और इसके नैतिक दुविधा क्या है या इसके हित क्या है, वो लिख सकते थे। लेकिन जैसे लास्ट ईयर की केस स्टडी आई है ना, इवन आपको ना कि ये समझ में तक नहीं आएगा कि भाई हितधारक भी कुछ होता है। ठीक है, वहां पे दिमाग में ये रहता है कि मैं 6 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं, बस मेरी दुनिया ऐसे खत्म ना हो जाए बस। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी केस स्टडी छोटी आती है, जो कि मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि आएगी, ठीक है, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ये काम करना, नहीं तो बिना काम में वो इनोवेटिव और मतलब आग लगाने वाला काम मत करना खुद के जीवन में। ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ, और भी तरीके हैं, देखो मैं बता देता हूँ। हालांकि आपको अगर काम में लेने हैं तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ कि भाई नैतिक मुद्दे मैंने ये बता दिए। अब देखो एक तरीका ये हो सकता है कि भाई एक तो हितधारक लिख दिया, एक क्या हो सकता है कि 1 मिनट, इसको मैं मिटा के ही इसमें लिख देता हूँ। दूसरा क्या हो सकता है, नैतिक हितधारक, और वो जो तुमने सोचा ना वो तो एकदम छोटी वाली चीज थी, मैं तुमको एडवांस बताता हूँ। हितधारक और जो इथिकल नैतिक मूल्य है, कौन से नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते, नैतिक मूल्य कौन से आवश्यक है। अब मैं बताऊं एज ए डीएम, एज ए डीएम, अगर मैं डीएम एज ए डीएम हूं तो हितधारक, सॉरी हितधारक कौन है, मैं स्वयं। नैतिक मूल्य कौन सा होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपेक्षित नैतिक मूल्य क्या हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या हो सकता है, इंटीग्रिटी, समाज है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं बात करूं पीएसयू है, तो उससे क्या अपेक्षा है, उससे है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ईज फ्रेमवर्क है उसका अनुपालन करें। एडवांस की चीजें हैं, एडवांस करने को तो बहुत कर सकते हैं इनोवेटिवनेस, लेकिन अगर आपके पास टाइम रहे तो इस तरीके की चीजों को अपनाना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, पिछले साल तक अप्रोच ये रहता था कि एक में हम हितधारक लिखेंगे, दूसरे में हम लोग हितधारक और उसके साथ एथिकल वैल्यू है वो लिखेंगे। ठीक है, तीसरे में हम लोग क्या करते हैं, हितधारक और उसके साथ एथिकल इश्यू क्या क्या हो सकते हैं। तो अप्रोच तो ये हो सकती है, अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो मैं उसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैक्सिमम चीजें जो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों की स्पीड अच्छी वो अच्छे से धूमधाम से अप्लाई करो भाई साहब, नंबर आपका पक्का बढ़ेगा। लेकिन ऐसा मत कर देना कि ये नैतिक हितधारक के चक्कर में आपका उधर एक क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि नंबर बढ़ेगा इससे आधा, लेकिन क्वेश्चन छूटेगा 4 नंबर का। मैं 4 नंबर का इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें 4 नंबर आ सकता था, ये नहीं कि 10 नंबर का छूटेगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एक चीज तो ये, जैसे ही कीवर्ड आप बना लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी स्थिति है। जैसे इथिकल परसुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड चेंज, इथिकल डिलेमा, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस, कोऑपरेटिव मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो चीजें कीवर्ड हैं जो हर जगह काम आएगी। हर एक केस स्टडी में ये तो बेसिक चीजें हैं कि काम आएगी आएगी। जब भी आप व्यवहार परिवर्तन की बात करो, आप अभिवृत्ति परिवर्तन यूज करो।
जहाँ पे भी आप अभिवृत्ति परिवर्तन के साधनों की बात करो, वहां पे एप्टीट्यूड चेंज के लिए किसकी बात करो, परसुएशन की बात करो। परसुएशन के लिए आप क्या करोगे, अतिरिक्त सूचना दे सकते हो। जो आपने पहले पार्ट में पढ़ा है उसी को अप्लाइड रूप से यहाँ पे अप्लाई करना है। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ो, केस स्टडी का पहला पार्ट क्लियर हो गया। अगला नैतिक मुद्दे को समझना, पहचानना, हितधारक, नैतिक मुद्दे, नैतिक दुविधा। ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजें बता चुका हूँ। मूल पार्ट है, उसमें आपको क्या करना है कि अगर उसने पूछा है कि उक्त जो भी एक तो पूछेगा कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है, तो वहां पे उसके गुण दोष मत बताना भाई, ठीक है। क्योंकि विकल्प अगर पूछा है, अगर आपके पास टाइम है तो बताना, अगर नहीं पूछा है तो ओनली जो विकल्प पूछे ना बस वो बता देना पॉसिबल। और वो पक्का पूछेगा, अगर विकल्प पूछता है तो एक पक्का पूछेगा कि जो आप डिसीजन लेंगे वो किस बेस पे लेंगे, तो उसके गुण और दोष सारे बताने, पॉजिटिव नेगेटिव उसको बताना है, ठीक है। अगर आपके पास ये दो ही क्वेश्चन है तो आप हितधारक और इथिकल इशू, जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके बाद कि कंक्लूजन के लेवल पर, जो भी आपके इथिकल डिलेमा आपको रहे थे, वहां पे इथिकल इशू आपके रहे थे, तो उसका समाधान आपको कंक्लूजन में दिखाना है। और कंक्लूजन में क्या हो सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन, गांधी जी का इस वास्यमिदम सर्वम, यत्र नार्यत् सुपूजन्ते तत्र रमन्ते जयते होता। तो ये बेसिक चीजें ऐसी है जो आपके एज ए कंक्लूजन में यूज आ सकती है। एक कोशिश और करना कि मैंने मैक्सिमम चीजों के डायग्राम आपको करवा दी, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड अगर आप डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड ट्रिपल पी, पीपल, प्रोपीपल, प्रोप्लेनेट और प्रॉफिट, ये वाला अगर डायग्राम यूज कर सकते हो तो धूमधाम से करो भाई। केस स्टडी में अगर आप डायग्राम यूज कर सकते हो तो आप तो एक तो जगह खा लोगे अच्छी खासी, है ना, और दूसरा आपका वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं यूज कर रहे हैं वहां पे भी, ठीक है। भ्रष्टाचार वाला डायग्राम ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो जहां पे भी भ्रष्टाचार वाली केस स्टडी है आप भ्रष्टाचार वाला डायग्राम चिपकाओ वहां पे, बस वहां पे भ्रष्टाचार में विवेकाधीनता में उस पर्सन का नाम लिख दो कि XYZ ये है, XYZ ये विवेकाधीन प्लस विशेष अधिकार माइनस जवाबदेहिता इक्वल टू भ्रष्टाचार। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो नया कुछ भी नहीं बता रहा। जो थ्योरी वाले पार्ट में हम लोगों ने किया है उसी को हमको अप्लाई करना है। आगे चले, कोशिश करो कि जब भी आप आर्गुमेंट दो उसमें आर्गुमेंट के पीछे या तो कोई एक्ट लिखो, सब्स्टिट्यूट पक्का करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास जीएस का खूब नॉलेज। और अगर आपको हर एक स्टडी में 11 से 10 से 11 नंबर लाने हैं, अगर आपको 125 नंबर टारगेट कर रहे हो तो बता रहा हूँ, अगर आपको टारगेट ये है कि भाई मेरे को 70 नंबर लाने हैं और अगली बार मेरे को तो वैसे मेंस लिखना है, इस बार तो मैं मजे मजे में दे रहा हूँ, तो मेरी सलाह कोई मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें 120 के ऊपर अगर आप प्लान कर रहे हो तो जो भी आप आर्गुमेंट दो उसके पीछे एक्ट लिखो, EI लिखो। इवन अगर एक्ट नहीं लिख सकते तो EIA 1986 लिख दो, खत्म बात। आर्गुमेंट वो खुद समझ लेगा कि किस बेस पे इसने आर्गुमेंट दिए, ठीक है। लो कमीशन की रिपोर्ट लिख दो, सेकंड ARC का समराइज कर दो कि सेकंड ARC की 10th रिपोर्ट, नाम मत लिखो बल्ले से, ठीक है। लेकिन जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो, एक से दो केस स्टडी का कंक्लूजन सेकंड ARC की रिपोर्ट भी काम आएगी अपने, ठीक है। तो वो मैं आपको कल डिस्कस करता हूँ, कल वाली क्लास में। आज मैं कोई क्लास नहीं लूंगा इसके बाद, ठीक है। अब उसके अलावा जो भी आपने डिसीजन लिया है उसके पक्ष विपक्ष में तो आप चर्चा करो ही करोगे, ठीक है। अब देखो, अब जो मैंने चीजें बताई ना, ले देखे टॉपर्स की कॉपी से ही मेरे दिमाग में वो चीजें थी और वही आप देख लो। अब देखो, ये भारत की कॉपी, लैंगिक अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भारतीय समाज में अभी तक रूढ़िवादी रवैया अपनाया हुआ है, जिसे यह केस स्टडी संदर्भित करती है। तो इसने लैंगिक अल्पसंख्यकों को, अगर मैं इसको केस स्टडी को स्टार्ट करता कि उपरोक्त केस स्टडी जेंडर बाइसनेस या रिसेंट में कोई इवेंट हो रहा है तो उसको संदर्भ देते हुए मैं लिखता, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश वाली अगर मैं कॉपी देखूं तो तुमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो, गांधी जी का यूज कर लिया, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको उसको यूज करना है, कोटेशन वाला एक तरीका बताया हमने, वही चीज आ गई, ठीक है। इंग्लिश वाले में अच्छी कॉपियां मैं मानता हूँ, हिंदी वाले में तो आप अपने अनुसार देख लेना जिसको अच्छा मानते, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है। अगला देखो ये पेशेवर नैतिकता, इसने कीवर्ड यूज ले लिया, ठीक है। मानवीय आचरण के साथ सहसम्मत,
इथिक्स का पहला टॉपिक है, कीवर्ड यूज कर रहा है, मुझे नहीं पता किसकी कॉपी है, ठीक है। सार्वजनिक सेवा वितरण, पीडीएस कौन से उसका है, समानता के साथ जोड़ा गया है। तो ये बता रहा है कि आप केस स्टडी को समझ चुके हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इथिकल प्रॉब्लम है कि लीगल प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको अपने को यहाँ पे डिक्टेट करना है। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने आर्टिकल राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कैपेबिलिटी, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको इथिक्स के साथ जोड़ के इन्होंने लिख दिया है। और यही चीज मैं आपको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। और ये किसकी रैंक है, एयर 47 की, ये एयर 240 की और ये एयर 35 की। तो आई होप कि थोड़ा तो कुछ तो वैलिडिटी मेरी रही होगी आपके सामने, ठीक है। अब देखो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को 2047 भारत का विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रतिस्पर्धा जनसंख्या की लाभांश, देखो सारे कीवर्ड यूज कर लिए उसने, कि ना वही सारी चीजें यूज की, डेटा फैक्ट यूज किया, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या यूज करना है, रिसेंट कंटेक्स्ट में बात कर लें, ठीक है। नींद मत लो केतन, भजन नहीं सुना रहा हूं, ठीक है। अब देखो इथिकल इशू, अब इथिकल इशू देखो, प्रकृति जन्य कार्यों में से हस्तक्षेप, संसाधनों का संवितरण, जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून निर्माण, लिंगानुपात, लिंग चयन, निजी संबंधों में कानून, पिछड़ापन, ये सारे इथिकल इशू है। और इथिकल इशू तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो इलीगल भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है, दोनों इथिकल इशू है एक मायने में। अगर आप फिर वो डायग्राम बनाओगे, ये इथिकल है, ये वो लीगल है, उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। इतना एडवांस मत करना कि सर नहीं आपने तो ये वर्ड गलत बोल दिया, मैं उसका स्पेसिफिकेशन भी दे रहा हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन की कोर डिमांड को, एक आपके पास ऑलरेडी कंटेंट आपने बना ली है, ठीक है। आपको जो भी हितधारक थे, जो भी सिद्धांत थे, जैसे देखो अगर मैं करूँ हानि सिद्धांत, अब जहां पे वाटर मैनेजमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप अगर आपकी स्थिति आती है कि एक आदमी को गोली मारोगे या फिर 100 आदमियों को बचाओगे, तो भाई मैं एक आदमी को गोली मार दूंगा, वो है हानि सिद्धांत, कि भाई अगर अधिकतम मतलब कम हानि है ना, वो ज्यादा बेटर है, अगर अधिक लोगों का लाभ हो रहा है तो। या तो 100 मरेंगे, एक मरेगा तो एक को मर जाने देना, फिर 100 तो बचेंगे, ठीक है। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। जस्टिस थ्योरी, रोल्स की जस्टिस थ्योरी, यूपीएससी भी पूछ चुका है, उसको यूज करो ना आप भाई। जहां पे भी वंचित वर्गों के साथ न्याय की बात करोगी, जहां पे भी आपके सामने कोई महिला आती है जो उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वहां पे आप वेल ऑफ इग्नोरेंस का यूज करो अपने तर्क को पुष्टि करने के लिए। जहां पे भी आपको, मैंने आर्गुमेंटेटिव इंडिया की बुक करवाई है आपको, उसको यूज करो ना आप। मैंने आपको युval नोआ हरारी 21 लेसन हुमोटुअस करवाइए, 21 लेसन 21 सेंचुरी करवाइए, इंडिया है 2020 करवाइए, तो वहां पे उनका कंटेक्स्ट देके अपने बात को पुष्ट करो भाई साहब, ठीक है। दूसरी चीज एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर्सनल, नौकरशाही और प्रसिद्ध व्यक्तियों का जीवन और उनके उद्धरण, तो ये ऑलरेडी तो मैं आपको करवा चुका हूँ। कुछ एक कमेटीज हैं, समितियां, ठीक है, तो वो मैं इन फ्यूचर आपको करवा दूंगा। लेकिन अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है मैं अभ्यास से पहले ही आपको वो सारी चीजें करवा दूंगा, लेकिन मेरे पास देखता हूँ मैं कितनी अवेलेबिलिटी है समय की, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें मैं डिलीवर कर दूँ आपके साथ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वो वगैरह हो गई है, लेकिन एक डेटा फैक्ट कमेटी वाली जो क्लास है उनका एप्लीकेबिलिटी के साथ हम लोग उसको चर्चा करेंगे और वो जल्दी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जैसे सिटीजन चार्टर है, आपको कैडबरी कमेटी याद आना चाहिए। जैसे भी एनजीओ से रिफॉर्म की बात है, कौन सी कमेटी आई एनजीओ रिफॉर्म में, बताओ। अरे बताओ, एनजीओ रिफॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये सारी चीजें, भाई सेकंड ईआरसी की, भाई सेकंड ईआरसी की 9th रिपोर्ट तो यूज करनी है वो तो है ही, वो तो अपना कोर है कि नागरिक केंद्रीय शासन, वो तो तब है जब उनको कुछ नहीं याद है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ एक कमेटीज की, अलग से कमेटी, एस विजय कुमार कमेटी, ये कमेटी कंक्लूजन में काम आई है अपने को, कि एस विजय कुमार कमेटी XYZ कहती है। तो कुछ एक नियम कानून तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अपने को बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। और कुछ एक स्पेसिफिक है, जैसे सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 हो गया, जैसे कि वो सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो उसमें कुछ नया रॉकेट साइंस है ही नहीं।
एक रिप्रेजेंटेशन का मेरे को इस पर्सन का, मुझे नहीं पता इसकी रैंक कितनी पीछे क्यों है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका मेरे को काफी अच्छा लगा। अब देखो इसने केस स्टडी को कैसे डील की, सार्वजनिक जीवन में निजी हित और सार्वजनिक अथवा सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य संघर्ष आते हैं, उन्हीं समय पर XYZ कहता है। तो इसने इथिक्स की जो टर्मिनोलॉजी थी उसको यहाँ पे यूज कर लिया, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, हितधारक ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिख दिया, ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखो, कैसे भी लिखो, आपको मर्जी है, ठीक है। उसके बाद इसने इथिकल इश्यू भी इसने शामिल कर दिए, ठीक। उसके बाद देखो प्रेजेंटेशन, ऐसे इस तरीके से अपने को प्रेजेंटेशन रखना है जब भी आपको किसी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करनी है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि विकल्प एक क्या है कि भाई उसके मैनेजर की बात मान लो XYZ की, उसके बाद पॉजिटिव 2 पॉइंट, नेगेटिव 2 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे जनहित की उपेक्षा, जनहित की उपेक्षा, ठीक है। दूसरा क्या, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का अभाव। लेकिन यहाँ पे तीसरी चीज क्या आएगी, अगर हमको आंसर लिखना होगा तो कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, आचरण संहिता नियमावली 1964 का उल्लंघन। समझे मेरी बात, कैसे हमको आर्गुमेंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर आपने ये कर लिया तो भाई साहब पक्का आपके नंबर बढ़ेंगे, कोई नहीं रोकने वाला। दूसरा, कंपनी के हितों का नकारात्मक प्रभाव, निजी आय हित, सत्य जनता के मतलब जो भी आपको पॉइंट देना हो उसके पीछे के आर्गुमेंट आप दोगे ही दोगे। सेम इन्होंने भी देखो मेरिट डिमेरिट ऐसे लिख रखे हैं। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, दूसरा ना एक तरीका और था ये वाला जो जल्दी आएगा मेरे हिसाब से, देखो ये कि पॉजिटिव क्या है और दोष क्या है। तो कुछ एक में ये रखना, कुछ एक में वो रखना, और एक तरीका और था जो अभी आएगा नीचे, ये वाला कि पॉजिटिव स्टेक होल्डर, इस तरीके से लिख सकते हो। तो आई होप कि ये तो यूज करते हो। मैं पूरे डायग्राम आपको दे चुका हूँ, मैक्सिमम लोगों को डायग्राम मिल गए ना सब लोगों को, कि 14-15 तरीके की जो डायग्राम यूज करते हैं हम लोग। तो उनको और कोशिश करना, जो अभ्यास दे रहे हैं एटलीस्ट उनको अप्लाई करके आना। भले से आप कुछ मत लिखे हो, पॉइंट कम जनरेट करके आना, लेकिन जितना मैंने वैल्यू एडिशन कराया है वो आपके कॉपी में दिखना चाहिए। अब जो भी आप कॉपी लिखोगे, जैसे ही आपने वो एडिशन करना शुरू कर दिया आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये चैलेंजेस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो ऐसे पॉइंट जनरेट करना, ये रिप्रेजेंटेशन, ये अच्छा भी दिख रहा है। ये डायग्राम ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। ये वाला डायग्राम देखो, ये मस्त है, मेरे को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है। देखिए चाइल्ड है, उसके बाद इसके स्टेक होल्डर कौन है, पेरेंट, स्कूल, सोसाइटी, उसके अलावा वर्क प्लेस, मीडिया और रिलीजन, और ये वो वाला डायग्राम है जहां हम लोग कौन करते हैं, स्टेक होल्डर बेस अप्रोच में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं कि जहां पे मूल्य निर्धारण में किस किस की भूमिका है, बच्चे के लिए मूल्य निर्धारण में किस किस की भूमिका है। एथिक्स का पूरा टॉपिक है, ठीक है। एटीट्यूड डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर डिसाइडिंग, सारी चीजें हर जगह डायग्राम आ जाएगा। सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वैल्यू डेवलपमेंट की बात करेगा, एटीट्यूड चेंज की बात करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की बात करेगा। तो हर जगह यही सारी चीजें पॉइंट, कुछ नया तो पॉइंट आएगा नहीं। ले देखो घुमा फिरा के हमको यही लिखना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक लोगों को डाउट ये था कि सर हर एक ज्यादा डायग्राम का यूज भी नहीं करना है। देखो कुछ एक लोग क्या कर रहे हैं कि बस एक लाइन खींचती, इसी के 5 पॉइंट बना रहे, फिर दूसरे पेज में भी यही है। तो सेम लाइन सेम जगह, इसको से बचना। डिफरेंट टाइप का डायग्राम ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। अगर आप ये चीज यूज कर लोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप इस चीज को ऐसे लिख के ऐसे ये 4 तरीके से लिख दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। आपको पॉइंट उतने ही जनरेट करने, लेकिन आपकी कॉपी में जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ी सी बनी रहेगी। मैक्सिमम डायग्राम एथिक्स वाले तो मैं करवा ही चुका हूँ, तो उस पर मेरे को रॉकेट साइंस करवाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है वो जाके यूट्यूब पे पढ़ी हुई है, उसको देख लेना यार। वो मेरा कोई उससे मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट है, इस तरीके से मेरे कोई उससे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। वो आप लोगों के लक्ष्य वालों के लिए ही मैंने उसमें डाली है, ताकि मेरे को बार बार चीजें रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगली चीज है इंसाइटफुल कंक्लूजन। हमको कंक्लूजन यूज करना ही करना है, वो भी पॉजिटिव वे में। अब देखो इन्होंने, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इंटरनल गवर्नेंस, XYZ स्टेक होल्डर कैपेसिटी, मतलब सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की। हिंदी वाले की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है कि भाई वैश्विक स्तर पर प्रवासी संकट से निपटने तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन समय की जरूरत है, जिससे मानवता को प्रोत्साहित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ावा मिले। वही मैं बोला आपको कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर यूज करो, वसुधैव कुटुंबकम यूज करो।
यत्र नारीस्तु पूजन्ते धर्मन्ते तत्र देवता करो, कि भाई ये चीज तो है लेकिन हमको ये करने की जरूरत है। उसका आधार क्या रहेगा? वसुदेव कुटुंबकम। उसका आधार क्या रहेगा? यत्र नारीस्तु पूज्यते। उसका आधार क्या रहेगा? ईश्वासमिदं सर्वम। उसका आधार क्या रहेगा? सत्यमेव जयते। शीलम परमं भूषणम। या वासना जाके इसी के सामने फोटो खिंचा के आओगे, तो पहले इसको लिख लो ना भाई 2-4 जगह केस स्टडी में, कंक्लूजन में। जहां पे भी भ्रष्टाचार है लिखो ना भाई सत्यमेव जयते कंक्लूड में। ठीक है, टॉपर्स की कॉपी इंटरव्यू ऑलरेडी आप सारी चीजें देख चुके हो, तो मैं आप कुछ नया इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि दिन बचे हैं 15, तो उसको तो बचो ही अब। ठीक है, दूसरी चीज है क्लियर लिखना है, माओन का यूज करना है, ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो एथिकल इरोजन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नेपोटिज्म। देखो कैसे इसने कीवर्ड यूज कर लिया। वही मैं आपको ऑलरेडी भी बार बार चीजें ये बता रहा हूँ कि इथिक्स के कीवर्ड यूज करने, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यूज करने, रिसेंट इवेंट यूज करना, कुछ भी जो भी आप यूज कर सकते हो लिखो, या कोई कोटेशन यूज करो। कंक्लूजन में भी सेम ही चीजें रहेगी, प्रायोरिटी कोटेशन को दो या फिर कीवर्ड को दो, और वे फॉरवर्ड बेस रखो कि भाई आगे हमको क्या करने की जरूरत है और हमारा इन फ्यूचर फोकस क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। कंक्लूड पक्का करना है, इसको दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो इस जो पार्ट को इश्यू करने का, भाई इन्होंने पार्ट ए है, यहाँ पे पार्ट बी है, ऐसे हेडिंग दे दो, और उसके बाद ये माय विजन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई किसने बोला है। करप्शन इज पेड बाय 4, किसने बोला है? पोप फ्रांसिस ने। इसको लिख दो, माय विजन, इंग्लिश वाले माय विजन, हिंदी वाले मेरा दृष्टिकोण, कोटेशन के साथ। और उसके बाद कंक्लूजन, ये कंक्लूजन नहीं है, इस चीज को ये ध्यान रखना, ये कंक्लूजन नहीं है। कोटेशन को बीच में माय विजन की तरह यूज कर लेना, हितधारक के बाद, ताकि उसको समझ में आ जाए कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये कंक्लूड कैसे करेगा। कंक्लूजन तो आप कीवर्ड बेस ही करो, मेरी सलाह तो ये रहेगी कुछ एक में कोटेशन बेस करो। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, अगला मैं चल बात कर रहा हूँ कंक्लूजन की। माई स्टैंड, ये इसने बोल दिया, और लॉजिकल आर्गुमेंट कि भाई मेरा डिसीजन क्या रहेगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, और उसके पीछे के लॉजिक क्या रहेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये कॉपीज है कुछ एक, और कुछ एक केस स्टडी है। केस स्टडी में आपको एक बार पढ़ के सिखा देता हूँ, उससे पहले मैं कुछ एक चीजें ऐड और करवाता हूँ। जैसे भ्रष्टाचार पे अगर मान लो आपको कंटेंट तैयार करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये केस स्टडी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप घर जाएंगे, क्योंकि एथिक्स का जो केस स्टडी वाला पोर्शन है वो इतना ही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया सब लोगों को कि केस स्टडी कैसे डील करोगे। 6 की 6 केस स्टडी, टाइप, डायग्राम ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ, सब कुछ आपको भेज चुका हूँ, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। 6 पेज बनाने, जो केस स्टडी के थीम ऑलरेडी मैं इसको डाल दूंगा, तो इससे निकाल के। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो भ्रष्टाचार पे केस स्टडी आ गई। ठीक है, अब इनमें से देखते हैं, इनमें से कोई मिल जाती है तो अपने को। ट्रांसजेंडर समुदाय, ये तो धार्मिक वाला हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं ना आपको पेपर निकालता हूँ। हाँ, एक मिनट, एड आएगा ना, थोड़ा देख लेना, मुझे भी नहीं पता किसका आएगा, बस बच गए, कोई ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है, अब देखो, माफिया थे भाई साहब, भीड़ वाला हो गया, कोरोना वायरस हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, अब देखो इसको चलते हैं ना, इस केस स्टडी को हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले 2011 की 2021 वाली केस स्टडी आप अपने फोन में खोल लो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ूंगा तो आप समझने में संभव मतलब संपन्न होंगे, इतनी हिंदी तो मैं मान के चल रहा हूँ। पवन पिछले 10 वर्षों से, पढ़नी कैसे वो भी मैं तरीका बताऊंगा केस स्टडी के साथ, है ना, और इसका सोल्यूशन भी मैं एक तरीके से बताऊंगा। पवन पिछले 10 वर्षों से राज्य सरकार के अधिकारी के रूप में कार्यरत है। 10 वर्षों से है भाई साहब। यही थे ना, हाँ। पवन क्या है, पवन जी पिछले 10 वर्षों से, ऐसे अंडरलाइन करना। ठीक है, नियमित स्थानांतरण के अंतर्गत उसे दूसरे विभाग में तैनात किया गया है।
भाई साहब मतलब नियमित स्थानांतरण हुआ है, लेकिन दूसरे विभाग में उसको भेज दिए। उसने अपने अन्य साथियों के कार्यालय में अन्य 5 साथियों के साथ, अकेला नहीं गया है, 5 साथियों के साथ गया है। कार्यालय के प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी था जो कार्यालय की कार्यप्रणाली में नियुक्त, मतलब वहां पे कार्यालय में गए तो एक पर्सन वहां पे ऑलरेडी केस स्टडी को आराम से पढ़ना, पहली चीज। उसके पार्ट सब पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है। उस जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी उसको अंडरलाइन कर लेना। अगला देखो, वरिष्ठ अधिकारी था जिसमें और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपका अभ्यास जो लोग ले लेंगे, अभ्यास देने के बाद मैं आपको जितने भी पेपर होंगे, चारों पेपर, उसमें मैं एक बार ये करूंगा कि आपके जितने भी, मान लो 80 क्वेश्चन है तो 4 क्लास लूंगा, चारों क्लासों में क्वेश्चन को तोड़ना सिखा दूंगा कि भाई इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइन थी, ये डायग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन की कोर डिमांड थी, इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। तो वो मैं डिस्कस करूंगा। मुझे पता है कि आप क्लास डिस्कशन तो ले नहीं पाओगे अभ्यास का, ये मैं जानता हूँ अच्छे से, जो लोग में लेकिन लेकिन उस समस्या का समाधान ये है कि 1 घंटे में मैं एटलीस्ट आपको उस क्वेश्चन की कोर डिमांड समझा सकूं कि इसमें आपकी गलतियां ये हो सकती, ठीक है। वो मैं अभ्यास के साथ, वो मेरे पर्सनल लेवल पर मैं करूंगा क्योंकि उसका मेरे को पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वो मैं अभ्यास के बाद पक्का डिस्कस करूंगा। तो वो ऐसे समझ लो कि अभ्यास जाके लिख के आओ कम से कम 2 घंटे 3 घंटे में एटलीस्ट, ताकि आपका दिमाग प्रिपेयर रहे, ठीक है। कार्यालय का प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी था जो अपने कार्य प्रणाली में निपुण था। भाई साहब एक अधिकारी था जो कार्य प्रणाली में निपुण था। सामान्य पूछताछ के दौरान पवन को पता चला कि वरिष्ठ अधिकारी खुद का पारिवारिक जीवन अशांत होने के साथ कठोर और असंवेदनशील छवि वाला है। मतलब कार्य में तो निपुण है, क्या इशू आ गया, प्रोबेबिलिटी का आ गया ना, क्लियर, कीवर्ड समझ में आ गया पहला। दूसरा भाग, शुरू में पता लगा सब ठीक चल रहा है, कुछ समय बाद पवन ने महसूस किया कि वरिष्ठ अधिकारी आमतौर पर उसको अपमानित करता था और कभी कभी अविवेकी था। यह भी दिक्कत आ गई, वर्क कल्चर का इशू आ गया। दूसरा कीवर्ड समझ में आ गया, कैसे निकाला, वर्क कल्चर। तीसरा जाओ, बैठक में पवन सुझाव देता है, उस सिरे से खारिज कर दिया जाता है। दूसरे की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी नाराजगी व्यक्त करता था, वह वरिष्ठ अधिकारी के कामकाज शैली का तरीका बन गया जिससे गलत ढंग से दिखाया जाता, उसकी कमजोरी को उजागर किया जाता और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता। फिर से वर्क कल्चर, और क्या रहा, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया ना भाई, की अभाव है ये। और अगर पवन में भी इमोशनल इंटेलिजेंस अपेक्षित है। और दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव एटीट्यूड। तीसरा कीवर्ड निकल के आया। उसके बाद आता है कि यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि उसके काम से कोई गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी हमेशा किसी न किसी बहाने से डांटता चिल्लाता। पवन लगातार उत्पीड़न और सार्वजनिक आलोचना के परिणाम से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और संभाव को नुकसान पहुंचा। मूल्य की मतलब व्यक्तिगत स्तर पर हानि हो रही है, ठीक है। पवन ने महसूस किया कि वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके संबंध अधिक विषाक्त होते जा रहे हैं। वह निरंतर तनावग्रस्त, चिंतित और दबाव महसूस करने लगा। उसका मन नकारात्मकता से भरा हुआ था, नेगेटिव एटीट्यूड वाली बात आ गई भाई साहब। मानसिक यातना, पीड़ा व्यथा को झेलना पड़ रहा था। आखिरकार उसने अपने व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। अब क्या हुआ, अब देखो, खराब वर्क कल्चर कैसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है और उसके पारिवारिक वो उसको भी करता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपको इसी पेपर में वर्क कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपका आर्गुमेंट तो तैयार है ना, ठीक है। अब वह उल्लासित, प्रसन्न और संतुष्ट नहीं था, बल्कि बिना किसी कारण से वह अपने पत्नी, परिवार, अन्य सदस्यों पे आपा खो देता था। पारिवारिक वातावरण अब सुखद और अनुकूल नहीं रह गया था। उसकी पत्नी हमेशा उसका साथ देती थी, वह भी अब नकारात्मक और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लग गई। कार्यालय में अपमान, उत्पीड़न के बाद आराम, खुशी लगभग गायब हो गई। इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाते हैं और अब आपके सामने है 4 ऑप्शन, एक इंट्रोडक्शन लिख दो भाई साहब, और जो इसने पूछा है ना उसको चिपका दो। क्योंकि अगर आप हितधारक और उसमें एथिकल इशू लिखने लग गए तो ना तो आपके पास जगह बचेगी और ना आपके पास समय बचेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो आगे अब बात करते हैं इस स्थिति से निपटने के लिए पवन के पास कौन से विकल्प है। 1 लाइन में ओनली विकल्प बताना है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं डालना है जो आपको इशू, मतलब आपका टाइम खराब करे। पेज के मतलब आपका आधा पेज यहाँ से निपट जाएगा, आधे से मतलब 3/4 पेज पॉइंट फॉर्म में। कार्यालय और घर की शांति, प्रशांति और स्वादपूर्ण वातावरण लाने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप? उपरोक्त केस स्टडी कार्यस्थल पर कार्य संस्कृति संबंधित है। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नजर आता है। उपरोक्त केस स्टडी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अब नकारात्मक अभिव्यक्ति जैसे नैतिक मुद्दे भी सम्मिलित है। इसमें हम लोगों ने सब शामिल कर दिया। इंट्रोडक्शन समझ में आया? नहीं आया? इंग्लिश वालों को नहीं आया? इस केस में अब मैं खुद अलग तरीके से इंट्रोडक्शन बता दूंगा। भाई इस केस स्टडी में मेन इश्यू क्या है? उपरोक्त केस स्टडी वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स से जुड़ी हुई है। इस केस स्टडी में क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, नेगेटिव एटीट्यूड, जो और तो क्या है, कार्यस्थल पर मतलब किसको क्या बोलेंगे, जो वर्क पैलेस है उस पे नेगेटिव एटीट्यूड जैसे मुद्दे, जैसे इश्यू इसमें सम्मिलित है। अपने इथिक्स के जितने भी कीवर्ड थे हम लोगों ने इंट्रो में उसको डाल दिया। ठीक है। दूसरा एक एस्पेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये 10 वर्षों से सरकारी कार्य अधिकारी है, तो उपरोक्त केस स्टडी क्या कर रही है? कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन है कि नहीं? तो दोनों ही एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर इंट्रोडक्शन? चूंकि हमारे पास जगह पहले से ही कम है, 3 से 4 लाइन में हमारा इंट्रोडक्शन चला गया, मैक्सिमम चीजें अपने को जो डिलीवर करनी थी वो हम लोगों ने कर दी है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से विकल्प है। स्थानांतरण ले ली, वहीं रहे, उसकी शिकायत कर दे, शिकायत निवारण तंत्र के साथ चर्चा करे, XYZ बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, जो हो सकते हैं आप बात करो। ठीक है। उसके बाद कार्यालय में शांति और लाने के लिए प्रबंधन का क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे आपका एटीट्यूड चेंज आएगा। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस यूज आएगा, कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन आएगा, आचरण नियमावली 1964 का अनुपालन आएगा। ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र का आएगा। ठीक है। 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी। कंक्लूजन अगर आपको करना है तो सेकंड ARC की 10th रिपोर्ट, कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन और जो चीजें प्रॉब्लम थी यहाँ पे उनका समाधान आपको वहां पे दिखाना है कि उपरोक्त केस स्टडी में इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए XYZ पर्सन के पास ये विकल्प है, इसका समाधान ऐसे किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्या है? बाहरी व्यक्ति XYZ उबारने के लिए भावनात्मक, देखो उसने बोल दिया भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक सुधार लेने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो आप दे सकते हो सुझाव कि भाई ये करो परिवार के साथ। उसके तो प्रोबेबिलिटी का इशू है ही है, प्रोबेबिलिटी का इशू है उसके पास, तो और उसकी भी प्रोबेबिलिटी खराब होगी। और वर्क कल्चर, उसके पीछे का कारण क्या है? वर्क कल्चर। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कार्यस्थल पर जो कार्य संस्कृति है उसको बेटर करवाई जाए, कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन किया जाए, कोड ऑफ एथिक्स का अनिवार्य किया जाए। जो XYZ जो सॉल्यूशन थे वही यहाँ पे आएंगे। अगले बात, उपरोक्त आप सरकारी कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार प्रशिक्षण का सुझाव देंगे। तो ऑलरेडी ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना भाई, प्रशिक्षण का प्रावधान करोगे। तो इस तरीके से आपको इसको यूटिलाइज करना है। तो आपको केस स्टडी को इस प्रकार यूटिलाइज करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार वाला एक बेसिक एग्जांपल, जहाँ पे हम लोग कुछ एक चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार वाला, अगर कोई केस स्टडी आ जाता है तो वहां पे हम लोगों को लेना है भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम 1986, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1986। अगला काम आएगा गोपनीयता कानून 1923। अगला काम आएगा सिविल सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट रूल 1964। अगला काम आएगा कोड ऑफ एथिक्स। इसकी जरूरत है हमको। 1986 लिखा है मैंने। ठीक है। अगला है जो भी आपके वैल्यूज है, लाइक इंटीग्रिटी हो गई, ठीक है, इंटीग्रिटी होगी। और कुछ एक चीजें जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखना, पहली चीज क्या रहेगी, आपको परसुएशन करना पड़ेगा। परसुएशन का अंतिम लक्ष्य क्या है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके आप परसुएट करोगे और उसका एटीट्यूड चेंज करोगे, और एटीट्यूड चेंज के बाद जो कोड ऑफ एथिक्स है
कोड ऑफ कंडक्ट है उसका अनुपालन करवाओगे, और उसके पीछे का जो का है कि जो आपके पर्सनल वैल्यू है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यू, क्योंकि दो लेवल पर वैल्यू आपको बात करनी है कि पर्सनल वैल्यू भी है, प्रोफेशनल वैल्यू भी। और पर्सनल वैल्यू क्या क्या है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्सनल वैल्यू 5 आपको ऑलरेडी बनाने हैं, 3 से 4, 4 से 5। प्रोफेशनल वैल्यू भी 4 से 5 आपको ऑलरेडी दिमाग में रट के रखने की, भाई इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, क्या 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 रखना है मेरे को, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, करुणा, कंपेशन, जो ईमानदारी, जो भी रखना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें, तो नया कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, चीजें रिवाइज हो रही होंगी। ठीक है, दूसरा क्या करना है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे नैतिक दुविधा क्या हो सकती है भ्रष्टाचार में, पारिवारिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य बनाम कार्य का अनुपालन। ठीक है, आवाज आ रही थी, आवाज चली गई थी मेरी? तो ये सारी चीजें थी जो हमको इसमें ऐड ऑन करनी थी। अब इस समस्या के अगर मैं समाधान की बात करूं तो गवर्नेंस में भी यही सॉल्यूशन रहेंगे जो हम लोग कल करेंगे कि भाई सबसे पहले आरटीआई लाओ, गोपनीयता के कानून की जगह पारदर्शिता की संस्कृति लाओ। अगर मैं बात करूं कि गोपनीयता की और पारदर्शिता की संस्कृति के लिए ई गवर्नेंस लाओ, अगर वो उस सेक्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉलिसी पता है तो उसको वहां पे इंक्लूड कर दो। उसके लिए क्या लाओ, सिटीजन चार्टर लाओ भाई साहब, उसके लिए क्या लाओ, सेवात्मक मॉडल लाओ, और शिकायत निवारण तंत्र। अब जैसे ही देखो हम अभी हम लोगों ने केस स्टडी की, उसी में सारी चीजें अप्लाई करेंगे। देखो जैसे ही हम लोग अगर बात करेंगे कि भाई वहां पे इश्यू है उसके जूनियर को, तो शिकायत निवारण तंत्र के होता तो समस्या समाधान होती कि नहीं होती। अगर ई गवर्नेंस होता तो वो आसानी से अपनी शिकायत को उच्च अधिकारी तक पहुंचा पाता कि नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, 360 डिग्री फीडबैक सेकंड आरसी की 10th रिपोर्ट कहती है कि भाई उच्च स्तर से ही मत लो, जो निम्न स्तर के अधिकारी है उनको भी वो कराओ। सेवक मिशन कर्मयोगी, मिड टर्म ट्रेनिंग, इंपोर्टेंट कीवर्ड है, जहां पे भी कोई सा भी देख लो, अगर कोई सा भी रिफॉर्म देख लो, सिविल सेवा रिफॉर्म देखो, पुलिस रिफॉर्म देख लो, किसी से भी रिलेटेड हो, मिड टर्म ट्रेनिंग अपने आप में कीवर्ड, इसको यूज करना ही करना है। 360 डिग्री फीडबैक, ये सॉल्यूशन सारे ये सॉल्यूशन है जो आपको कोई भी प्रशासन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अपने को यूज करना ही करना है। आई होप की चीजें क्लियर हुई होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि केस स्टडी कर सकते हो कि नहीं। अगर केस स्टडी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, अभी भी मैं उसको डिस्कस कर लूँ। अगर आप चाहो कि सर 6 के 6 थीम है, उन पे मेरे को केस स्टडी का सारा माल मटेरियल दे दो, तो वो मैं नहीं दूंगा, उनको दे दूंगा जो मेरे को आप भेजेंगे कि 6 पेज बनाने हैं, 6 पेज में कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी उसका आइडिया दे चुका हूँ। और 6 पेज बनाने में आपको इवन आधा 1 घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एथिक्स पूरी पढ़ चुके हो। तो वहीं से कीवर्ड निकालने हैं, वहीं से डिलेमा निकालने हैं, वहीं से इशू निकालने, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, बाकी तो फिर मैं एक क्लास लेके वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन मैं तब उन्हीं लोगों को इन्वाइट करूंगा जो लोग मुझे भेज देंगे, सीधी सी बात है। और वो क्लास अभ्यास के बाद लेंगे, क्योंकि एक क्लास तो कमेटी डेटा फैक्ट जो अपडेटेड है, रिपोर्ट है या कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है, वो मैं लूंगा अभ्यास के बाद। एक क्लास वो है और एक क्लास ये रहेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम 1-2 क्लास और लेंगे, उससे पहले मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो अब अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हो, बाकी अगर नहीं है तो आप विराम कीजिए, आराम कीजिए। केस स्टडी को इसी तरीके से डील करना है मैं सब आगे से। ठीक है, हाँ अब आ रही होगी। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल लो। केस स्टडी मेरे हिसाब से मेरे एंड से मैंने अच्छे से डील की है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो इसको एक बार और गो थ्रू हो जाना। बाकी अगर कोई इशू है तो आप लोग आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, मैं जाता हूँ, ओम प्रकाश, नीरज तो जाएंगे नहीं।